नमस्कार साथियों, मैं यूसुफ आप सभी का स्वागत करता हूं विनिंग विल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आज की इस क्लास में हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का गठन किया गया और कैसे संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, संविधान को बनाया और पूरे देश में संविधान को लागू किया। क्लियर है? चलिए देखिए, सबसे पहले बात आती है संविधान के विचार की, सबसे पहले बात आती है संविधान की मांग की। क्वेश्चन अक्सर एसएससी ये पूछती है कि संविधान की मांग या संविधान का विचार सबसे पहले किसने रखा। तो दोस्तों ये टाइम है 1895 का, 1895 का। एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था बीजी तिलक, जिनका नाम था बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों 1895 में 1895 में बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये मांग की थी कि संविधान होना चाहिए कहाँ का, भारत का। क्योंकि उस समय हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों का शासन चल रहा था। अंग्रेजों ने भारत को बहुत बुरी हालत में ढकेला हुआ था। यहाँ की राज व्यवस्था से पूरे के पूरे भारतीय खुश नहीं थे। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद बात आती है 1922 की, 1922 की। एक व्यक्ति थे जो बहुत फेमस हैं, महात्मा गांधी जी। इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने भी कहा कि भाई भारत के वासियों के लिए अपना एक संविधान होना चाहिए। क्योंकि 1915 में यह दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस आए थे। इन्होंने सारी व्यवस्थाओं को देखा कि भारत में किस तरह की व्यवस्थाओं को अपनाया गया है, कैसे कैसे भारत को संचालित किया जा रहा है। तो सारी व्यवस्थाओं को देखने के बाद, सारे सिस्टम को टटोलने के बाद इनके मन में भी ये आ गया था कि भाई, किनके मन में, महात्मा गांधी जी के मन में भी ये आ गया था कि 1922 में इन्होंने कह दिया कि भाई भारत के लिए भारत का अपना एक अलग संविधान होना चाहिए। क्लियर है? लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी, बात और आगे बढ़ी। 1924 की बात आ जाती है। 1924 में एक पार्टी थी, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने क्या कहा, स्वराज पार्टी ने कहा कि भाई संविधान तो बनेगा, भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए, लेकिन संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे साथियों, 1924 में जो पार्टी थी स्वराज पार्टी, इसने क्या कहा, इसने कहा कि संविधान सभा की रचना पर बल दिया जाए। किस पर बल दिया जाए? संविधान सभा को बनाने पर बल दिया जाए। संविधान सभा की रचना का विचार सबसे पहले किसने दिया? स्वराज पार्टी ने दिया। कब दिया? 1924 में दिया। क्लियर है? चलिए, इसके बाद बात आती है 1934 की, 1934 की। 1934 में कौन था? एक व्यक्ति थे, बहुत ही फेमस व्यक्ति, एम.एन. रॉय। मेरे प्यारे साथियों, 1934 में एम.एन. रॉय ने भी क्या कहा, संविधान की मांग की। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वाली जो मांग थी 1934 की, एम.एन. रॉय के द्वारा ये मांग लिखित रूप से की गई थी। ये मांग कैसे की गई थी दोस्तों? लिखित रूप से की गई थी। ऑफिशियल मांग थी, औपचारिक मांग थी। आप ये कह सकते हैं, अगर एसएससी वगैरह क्वेश्चन पूछती है कि संविधान सभा की सबसे पहली औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई, तो आपका आंसर होगा एम.एन. रॉय के द्वारा। कब की गई थी? 1934 में की गई थी। क्यों की गई थी? संविधान को बनाने के लिए की गई थी। क्लियर है दोस्तों? लेकिन इस मांग को भी सरकार ने क्या किया? ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को समझना है, पहली मांग हुई थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। फिर मैंने कहा, पहली मांग संविधान की हुई थी 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा। इन दोनों में फर्क इतना है कि जो 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने जो मांग की थी वह मौखिक मांग थी। इसके लिए कोई लिखित रूप से दस्तावेज पेश नहीं किया गया था। क्लियर है साथियों? 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने मौखिक रूप से मांग की थी, इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं था। लेकिन जो 1934 की मांग है ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह लिखित रूप से की गई थी, यह ऑफिशियल मांग थी, ये औपचारिक रूप से मांग की गई थी। लेकिन इन सभी विचारों को, इन सभी मांगों को क्या किया गया? अंग्रेजी सरकार के द्वारा खारिज किया गया। इस मांग को भी ठुकरा दिया गया, खारिज किया गया। क्लियर है? इसके बाद 1935 की बात आ जाती है। 1935
एक पार्टी और है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप सभी जानते हैं आज भी कांग्रेस के नाम से फेमस है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में क्या कहा, अपने अधिवेशन में भी इसने सरकार से मांग की थी कि भाई भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए भारत के लोगों के लिए, और भारत अपने संविधान के अनुसार ही शासित होंगे। लेकिन इस मांग को भी सरकार के द्वारा अवॉइड किया गया। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के एक सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सभी जानते हैं दोस्तों, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो 1938 की मैं बात करूंगा। 1938 में क्या हुआ, 1938 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि कांग्रेस के ही सदस्य थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से संविधान की मांग करते हुए एक अनाउंसमेंट की, एक घोषणा की। तो मेरे प्यारे साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा वह संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, और संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। क्लियर है? दोबारा समझिए, 1935 में INC ने संविधान की मांग की, लेकिन इसको अवॉइड किया गया। उसके बाद INC का ही एक सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने, इनके द्वारा 1938 में क्या हुआ, 1938 में इन्होंने भी संविधान की मांग करते हुए एक अनाउंसमेंट की थी, एक घोषणा की थी। इन्होंने ये कहा था कि जो संविधान का निर्माण होगा वह संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, और जो संविधान सभा का गठन होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने बात की है वयस्क मताधिकार की। मेरे प्यारे साथियों, वयस्क मताधिकार, मत अधिकार, मैंने यहाँ पर बात की है वयस्क मत अधिकार की, वयस्क मताधिकार की। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो 1938 का टाइम था या पहले का टाइम था, वहाँ पर वोट डालने की जो आयु होती थी वह लोगों को 21 वर्ष में मिलती थी। मतलब कि जो वोट डालने का अधिकार मिलता था वह 21 वर्ष के व्यक्ति को मिलता था। जो भी व्यक्ति 21 साल का हो जाता था उसे वोट डालने का अधिकार दिया जाता था। क्लियर है? लेकिन आज जब हम आज के परिदृश्य में देखते हैं तो ये जो आयु है यह है 18 वर्ष। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कैसे किया गया। SSC अक्सर क्वेश्चन पूछती है, पिछले के अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा कि 18 वर्ष को घटाकर 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो आप सभी को पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, जो 21 वर्ष की आयु थी वोट डालने की, उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ था, 1988 में हुआ था। क्लियर है साथियों? वयस्क मताधिकार का जो आयु थी पहले 21 वर्ष थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं वोट डालने की आयु तो वह 18 वर्ष है। अब 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, SSC अक्सर ये क्वेश्चन पूछती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए प्यारे साथियों, 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1988 में किया गया था। क्लियर है? चलिए वापस आते हैं। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि जो संविधान का निर्माण होगा वह होगा तो सही, लेकिन वह संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, और संविधान सभा का जो चुनाव होगा वह किसके आधार पर होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। क्लियर है? देखिए, इसके बाद आगे की हम बात करते हैं। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भी मांग की थी उस मांग को एट दी एंड सरकार ने मान लिया था, और 1940 में मेरे प्यारे साथियों 1940 में सरकार ने भारत में एक ऑफर भेजा जिसका नाम था अगस्त ऑफर, जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। क्लियर है? अगस्त ऑफर कहो या अगस्त प्रस्ताव कहो, तो 1940 में सरकार ने 1938 में कही गई जवाहरलाल नेहरू की बात को मान लिया और 1940 में अगस्त ऑफर भारत में भेजा।
लेकिन इसके साथ इन्होंने ये कहा कि भाई हम आपके लिए संविधान बना के खुद देंगे, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है कि आपके देश के जितने भी बड़े फैसले होंगे, मतलब कि फॉरेन पॉलिसी वाले फैसले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले फैसले, या फिर किसी दूसरे देश से संधि स्थापित करने वाले फैसले, वो फैसले आपको हमसे पूछकर, मतलब ब्रिटेन से पूछकर लेने होंगे। तो इसीलिए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया भारतीयों के द्वारा। और इसके बाद 1922 में क्रिप्स मिशन भेजा गया, वो भी फेल हो गया। उसके बाद जब सरकार को ये लगने लगा, ब्रिटेन को ये लगने लगा कि भाई भारतीय मानने वाले नहीं हैं, ब्रिटेन को ये लगने लगा कि भारतीय मानने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात कि दुनिया की और देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि 1939 में 1939 में आप सभी को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और उसमें ब्रिटेन चाहता था कि भारत भी शामिल हो, भारत भी ब्रिटेन का साथ दे इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। क्लियर है? लेकिन भारत ने मना कर दिया। भारत ने कहा कि हम साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हमें स्वतंत्रता चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में 1939 में स्टार्ट हुआ था, जो कि कब तक चला था? यह चला था 1945 तक, 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा। और हम सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, दूसरे विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी थी, बहुत ही खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ब्रिटेन की ऐसी हालत या ऐसी स्थिति नहीं थी कि वे किसी देश पर राज कर सके, खासकर उस देश पर जिस देश में स्वतंत्रता के नारे चल रहे हों, जिस देश में आंदोलन चलाए जा रहे हों और जिस देश में विरोध किया जा रहा हो। तो एक कारण यह भी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटेन इतना कमज़ोर पड़ गया था कि उसे अब भारत को आज़ाद करना ही था। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो 1946 में भारत में एक ऑफर भेजा गया, एक योजना भेजी गई सरकार के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, जिसको क्या कहा गया? जिसको कहा गया कैबिनेट मिशन। जिसको क्या कहा गया मेरे प्यारे साथियों? 1946 में कैबिनेट मिशन, या फिर हिंदी में भी कैबिनेट मिशन ही इसे कहा जाता है। 1946 में सरकार के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा या क्राउन के द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया। इसे भारत में भेजने का एकमात्र कारण था कि भारत को स्वतंत्र करना है, तो भैया उसके लिए संविधान भी बनाना है, और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? तो कैबिनेट मिशन एक योजना लेकर के भारत में आया था। कैबिनेट मिशन के साथ 3 व्यक्ति भारत में आए। उन 3 व्यक्तियों का नाम आप सभी को पता होना चाहिए। पहला व्यक्ति था क्रिप्स, जो 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर के आए थे, एक वही था जिसका नाम है स्टैफर्ड क्रिप्स। दूसरा व्यक्ति था A.V. अलेक्जेंडर। दूसरा व्यक्ति कौन था? A.V. अलेक्जेंडर। और तीसरा व्यक्ति था लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। तो मेरे प्यारे साथियों, 1946 में सरकार के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया। इस कैबिनेट मिशन के साथ 3 व्यक्ति भारत में आए। पहला था स्टैफर्ड क्रिप्स, दूसरा था A.V. अलेक्जेंडर और तीसरा था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्लियर है? ये तीनों ही व्यक्ति कैबिनेट मिशन के साथ भारत में एक योजना लेकर के आए थे, एक ऐसी योजना जिससे संविधान का निर्माण किया जा सके। अब मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से SSC क्वेश्चन एक पूछती है कि संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था? तो आपका आंसर होगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। ये कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर, सुझावों पर या कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किसका संविधान सभा का गठन किया गया था। क्लियर है? तो तीनों व्यक्ति कैबिनेट मिशन के साथ भारत में आए, एक योजना लेकर के संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, संविधान सभा में कितनी सीटें रहनी चाहिए और संविधान सभा का जो चुनाव होगा वह किस प्रकार से होगा, कितने सदस्यों के लिए चुनाव होगा और कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों, कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव सुझाव दिया था, इसने कहा कि भाई जो संविधान सभा बनाई जाएगी उसमें सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। उसमें सीटों का निर्धारण किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा का मतलब भैया एक सीट होगी 10 लाख की जनसंख्या पर।
कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा वह जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। इसने कहा जनसंख्या के आधार पर का मतलब है कि जहां पर 10 लाख की जनसंख्या होगी वहां पर एक सीट होगी या उनका एक प्रतिनिधि होगा। क्लियर है? तो इसी प्रकार से टोटल सीटें जब निर्धारित की गई तो टोटल सीटें बनकर आती है सामने 389, 389। अब 389 सीटों को अगर हम डिवाइड करते हैं, जरा देखिए, अब 389 सीटों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक पार्ट बनता है प्रांतों के लिए और दूसरा पार्ट बनता है देशी रियासतों के लिए। 389 सीटें को अगर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं तो पहला पार्ट बनता है, पहली जो कुछ सीटें हैं वो है प्रांतों के लिए। प्रांतों के लिए टोटल कितनी सीटें दोस्तों? 296 सीटें, 296। और दूसरा पार्ट बनता है देशी रियासतों के लिए। उस समय पर जो भारत था वह दो भागों में बटा हुआ था, कुछ तो प्रांत थे और कुछ देशी रियासतें थी। तो देशी रियासतें जो थी उनके लिए सीटें निर्धारित की गई थी मेरे प्यारे साथियों 93। 389 सीटों को दो भागों में बांटकर देखा गया, प्रांतों के रूप में और देशी रियासतों के रूप में। प्रांतों को सीटें निर्धारित की गई 296 दी गई और देशी रियासतों को दी गई 93, मतलब कि 93 सीटें। क्लियर है? अब अगर हम इसे और भी आगे बांटकर देखते हैं और भी डीप देखते हैं तो जो प्रांत थे उस समय पर दो प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित थे। जो प्रांत थे 296 सीटें ये दो प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित थी। पहला था 292 सीटें और दूसरा था 4। ये जो 292 सीटें थी यह वो क्षेत्र थे जहां पर गवर्नरों का शासन था और ये 4 सीटें वो क्षेत्र थी जहां पर चीफ कमिश्नर एरियाज थे। यहाँ पर गवर्नरों का शासन था और यहाँ पर मुख्य आयुक्तों का शासन था। इस प्रकार से 296 सीटों को आपस में बांटा गया था। क्लियर है भाई? 389 सीटों का मैंने आपको डिवीजन बताया है। 389 सीटों को पहले दो भागों में बांटकर देखा गया। 296 सीटें जो कि प्रांतों की थी, फिर 93 सीटें जो कि देशी रियासतों की थी। अब 296 सीटों को भी अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो जो जहां पर ऐसे एरिया जहां पर गवर्नर का शासन था वो सीटें थी 292 और ऐसे एरिया जहां पर मुख्य आयुक्तों का शासन था वो सीटें थी 4। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, कई बार एसएससी पूछती है कि 4 सीटें कौन कौन सी हैं। तो भैया इसका फॉर्मूला है ABCD। ये 4 क्षेत्र ऐसे थे जो 4 क्षेत्र जहाँ पर मुख्य आयुक्तों का शासन था। ए का मतलब है अजमेर, बी का मतलब है बलूचिस्तान जो उस समय भारत का हिस्सा था और सी का मतलब है कुर्ग और डी का मतलब है दिल्ली। क्लियर है? तो ये 4 क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर मुख्य आयुक्तों का शासन था। क्लियर है दोस्तों? अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे का लेक्चर हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करवाइए। आगे का लेक्चर हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए।